ये मैट्रिक्स आपका जो है वो 3x3 ऑर्डर का है ना। वो कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 0 और 1 आएंगे। तो दिस प्लेस इज फिल्ड बाय 2 वेज। ये जो जगह है वो 2 तरह से भरी जा सकती है। यहाँ पर आपके पास 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। ये प्लेस भी आपका 2 तरह से भरा जाएगा, ये प्लेस भी 2 तरह से, ये भी 2 तरह से। तो टोटल जो वर्क होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 9 टाइम होगा। दैट इज द 2 टू द पावर 9। इतनी मैट्रिक्स बन सकती है। उनमें से एक मैट्रिक्स जो है वो ये हो सकती है कि आपके पास यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो सकती है। आप इस 0 की जगह पर 1 लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ और नंबर लिख सकते हो, 0 की जगह 1 लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि जो एक प्लेस फिलअप किया जाएगा वो 2 वे से कंप्लीट किया जाएगा। तो टोटल जो वर्क कंप्लीट किया जाएगा वो 2 टू द पावर 9 वे से कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो बनेंगी वो 512 मैट्रिक्स क्रिएट होंगी। मेरी बात समझ आ गई मधु मैडम आपको? हाँ, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग। ये परम्यूटेशन में आता है 11th क्लास में कि कोई वर्क है और वर्क के बहुत सारे पार्ट्स हैं। यदि हम एक पार्ट को n तरह से, दूसरे पार्ट को p तरह से और तीसरे पार्ट को q तरह से करते हैं तो टोटल जो वर्क है वो उनके मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट है ना वो 9 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो कंप्लीट हो रहा है वो 2 तरह से पूरा हो रहा है, दूसरा पार्ट भी है वो 2 तरह से हो रहा है। इस तरह से वो 2 टू द पावर 9 तरह से टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तरुण बेटा, ये 3000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। एक पार्ट पर 7% का इंटरेस्ट है और दूसरे पार्ट पर 7% इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1800 है। तो 30,000 को 2 पार्ट में इन्वेस्ट करना है आपको। एक पर 5% का इंटरेस्ट है और एक पर 7% का इंटरेस्ट है। आपको बताना है कि किस पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, मान लेता हूं फर्स्ट पार्ट जो है वो ₹X का है, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, वही रुपीज हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स का, ठीक है ना। तो देखो, आप इसको रो में ले लो, x रुपये और 30,000 माइनस एक्स। पहले पर जो इंटरेस्ट है वो 5% है। 5% इंटरेस्ट को आप कॉलम में ले लो और इस पर है 7%, ठीक है। ये एक रो बन गया, ये कॉलम बन गया। टोटल जो इंटरेस्ट है वो 1800 है। हाँ जी, सही बात है। रो, एक पार्ट को जो मनी है उसको रो में ले लो, उसका जो इंटरेस्ट है उसे कॉलम में ले लो। यदि आप इसको भी रो में लोगे ना तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको x ले लो और इसको 30,000 माइनस एक्स ले लो और इसको 5/100 और 7/100 ले लो, तो ये आपका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो ये 5x/100 प्लस 30,000x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। यहां से सॉल्व करके x निकाल लोगे क्या? हाँ जी, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका निश्चित है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, पर आप लोगों ने शायद ट्राई नहीं करा होगा। ये MCQ क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बहुत ईमानदारी से देखिए कि आपने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मुझे इसमें डाउट है कि 21 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। वैष्णवी, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स हैं,
तो 10 दर्जन का मतलब होगा 120 केमिस्ट्री की बुक है। फिजिक्स की बुक है 96, मैं नंबर बदल ले रहा हूँ फिजिक्स को। 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है 120 इको। इसको मैंने कॉलम में ले लिया, चाहता तो इसको रो में ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी जो प्राइस हैं इनको रो में ले लो तो अच्छा रहेगा। 120, 96 और 120। ये केमिस्ट्री की बुक है, ये फिजिक्स की, और ये इको है। इनका जो प्राइस है बेटे वो कितना है, 80 रुपये पर बुक, 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी एक चीज़ को आपको रो में और दूसरी चीज़ को कॉलम में लेना पड़ेगा, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा तरुण। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40। आंसर ईच का कहाँ पूछ रहा है वो, ईच का तो दे ही रखा है ना उसने। ईच बुक इज 80 रुपीज़। ईच का क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। तो आप ये तो बताओगे भाई एक किताब इतने रुपए की आती है, तो 120 किताब कितने रुपए की आएंगी? हाँ, नहीं, वो लॉजिकली बात नहीं हो रही। ईच कैसे दे देगा वो आपको? ईच के नंबर तो दे ही रखा है वो कह रहा है कि ईच बुक इज 80 रुपीज़। केमिस्ट्री की एक बुक है जो 80 रुपीज़ की है। ठीक है ना, आपको टोटल निकालना है। चलिए, इसके क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। मधु मैडम इसको देखें, 21 क्वेश्चन अपने बड़ा लॉजिक क्वेश्चन है और बहुत कुछ समझ में आने की जरूरत है। ठीक है, देखिए उसने कहा है कि यहां पर एक एक्स मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो 2/n है। एक वाई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/k है। एक जेड मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/p है। एक डब्ल्यू मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n/3 है। और एक p मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो p इंटू k मैट्रिक्स है। उसने ये कहा है, दो पार्ट है इसके, उसने ये कहा है कि यदि py और wy यदि डिफाइन है तो आपको बताना है k क्या होगा, p क्या होगा, रिलेशन बताना है आपको। बहुत सिंपल से कंसेप्ट को समझिए कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि इसका रो और कॉलम है, इसका ऑर्डर यदि x और y है तो ये नंबर इसके बराबर आना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। वैष्णवी पता है ना? ठीक है, इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा, r इंटू वाई में। आपको देखिए p इंटू वाई, p का क्या ऑर्डर है? p का ऑर्डर है आपके पास p इंटू के। y का क्या ऑर्डर है? y का ऑर्डर है 3 इंटू के प्लस w का ऑर्डर है n इंटू 3 और y का ऑर्डर है आपके पास 3 इंटू के। राइट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब k जो है 3 के इक्वल हो। तो एक आंसर हो गया कि ये एडजस्ट तभी करेगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब k 3 हो। ठीक है ना?
जब K3 होगा तो आंसर आएगा, और आंसर किस फॉर्मेट में आएगा? पी के का, P इंटू के का आंसर जो है P इंटू के फॉर्मेट में आएगा, राइट? अच्छा, प्लस ये दोनों बराबर हैं तो W और Y मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आएगा N इंटू के फॉर्मेट में। अच्छा, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है? कहीं नहीं रहा? दैट्स राइट, सेम ऑर्डर हो तो इनका दोनों का ऑर्डर सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है N इंटू P इंटू के इज इक्वल टू N इंटू के, देयरफॉर P इक्वल टू N। आई थिंक दिस योर आंसर कि K इक्वल टू 3 होना चाहिए और P इक्वल टू क्या होना चाहिए? N होना चाहिए। ठीक है, इनमें कोई ऑप्शन होगा शायद, हाँ A इज ऑप्शन सही, K 3 होना चाहिए और P इक्वल टू N होना चाहिए, राइट? चलिए सर, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट ऑपरेशन, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत अच्छा ऑपरेशन है, अपने में बहुत कुछ डिपेंड होता है। वैसे बहुत इजी है ये मैट्रिक्स, टॉपिक ही बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैट्रिक्स करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती बच्चों को, सिवाय यदि वो 2 2 या 4 की जगह 2 2 या 6 न लिखे तो। जैसे मैं अधिकतर 2 2 या 6 लिख देता हूँ, ये वैष्णवी से भी इस तरह की गलती होती है ना वैष्णवी? 2 2 या 4 नहीं होकर 2 2 या 6 हो जाता है ना हमसे कभी कभी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं समझे? चलिए बेटा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स है, वो किसी फॉर्मेट की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई और मैट्रिक्स है, वो किसी फॉर्मेट की हो सकती है। यदि कोई मैट्रिक्स है उसकी रो को आप कॉलम बना दो, क्या कर दो? रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, बात एक ही है। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। तो ए डैश क्या होगा या ए टी क्या होगा? तो ए टी होगा कि ये रो जो है ना इसे कॉलम बना दो 1 2 3 और इस रो को दूसरा कॉलम बना दो। हाँ जी, बात समझ आ गई? हाँ भाई तरुण, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को आप किस में कन्वर्ट कर दो? कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। इस पर भाई सिंपल सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जिनका उनको समझ लीजिए कि नंबर एक प्रॉपर्टी क्या है? कि यदि आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो आप ट्रांसपोज करके ऐड कर लो या ऐड करके ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, आप माइनस कर दो तो भी वही फर्क पड़ेगा, माइनस करके आप ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके माइनस कर दो, दोनों सेम आएंगे। तीसरा फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, यदि ए बी का होल ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता।
ठीक है ना। चलिए दूसरी बात क्या बता दूं, तीसरी बात, थर्ड पोजीशन, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो वही आ जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी हैं इस पर। इस पर डिपेंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जरा उनको मैं समझा देता हूं आपको। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम चेंज कर देना, ठीक है, वो बात समझ में आ गई। आप ये भी समझ में आ गई कि ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें बराबर आएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसा बनता है, देखिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 और 4, ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज करिए तो ये आएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा 2 5 5 और 8। मान लेता हूं ये एक पी मैट्रिक्स बन गया। क्या बना, 2 5 5 और 8। 2 5 5 8 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं तो यही तो आएगा। यदि किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करते हैं और उसी के इक्वल आता है, कोई चेंज नहीं होता है, तब इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर कोई चेंज नहीं होता, उसी के बराबर आता है, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, आप उसका ट्रांसपोज करिए। यहां पर कोई मैट्रिक्स लीजिए आप उसका ट्रांसपोज करिए और उन दोनों को ऐड करिए, और ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसको ऐड करने पर क्या आएगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब दूसरी बात, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो -1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। मान लेता हूं ये क्यू मैट्रिक्स है, 0 -1 1 और 0, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स है 0 -1 1 और 0, इसका ट्रांसपोज करिए। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन है कि यदि P बराबर P ट्रांसपोज है, यदि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसी के बराबर आता है, यदि A = A ट्रांसपोज है तो A सिमेट्रिक होगा, B = B ट्रांसपोज है तो B सिमेट्रिक होगा, P = P ट्रांसपोज, दैट इज P इज द सिमेट्रिक। क्लियर। अब जरा इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 -1 1 और 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 -1 1 और 0, देयरफॉर यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये Q बन जाएगा, तो ये Q ट्रांसपोज बराबर -Q। एक कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज किया और वो उसी की इक्वल आ गया, सेम आ गया, एज इट आ गया, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज किया और माइनस कॉमन लेने पर बराबर आ गया, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका एक नाम होता है बेटा क्यू का, ये क्यू क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी, सबको समझ में आ गया स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है और सिमेट्रिक क्या होता है। नीरा बेटा क्लियर है।
वैष्णवी, ठीक, ये बात है इतनी आगे। अब जरा देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करा तो ये आया, उन दोनों को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक आती है, सब्ट्रैक्ट करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक आती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, यहां पर बहुत जोरदार बात समझना। आपके पास a प्लस ए टी इतना आया था, इसका जरा हाफ कर देना भाई, मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हाफ करने पर 1, 5/2, 5/2 और 4। मैंने ऐड करा था, ऐड करने के बाद हाफ कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आया ना, एक आ गया ना। तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, तो भी सिमेट्रिक है। इसका हाफ करना जरा, तो क्या आएगा, इसका हाफ करके 0 आएगा, ये -1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा और ये 0 आएगा। ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। मैडम, आपके पास क्वेश्चन ये है कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैट्रिक्स को दो पार्ट में लिखिए, 1 2 3 4, इसको दो पार्ट में लिखिए। एक पार्ट तो सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा पार्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये जो पार्ट निकालना है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कैसे निकलेगा, ये पार्ट निकलेगा कि आप a प्लस ए ट्रांसपोज कर लो और उसको हाफ कर दो, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। यदि आप इस पार्ट को निकालना चाहते हो तो a माइनस ए माइनस कर दो और उसका हाफ कर दो, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये पार्ट किसके बराबर होगा, a के बराबर ही होगा। आप वैसे भी अलजेब्रिकली देख लो, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये मतलब था। यदि आप इस पार्ट को निकालना चाहते हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। पहले क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ये आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 5 5 और 8, और इसका हाफ कर दीजिएगा, हाफ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 आएगा, 1 आएगा, माइनस का 1 और 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये 1 आएगा, ये 5/2 आएगा, ये 5/2 आएगा और ये 4 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, ये 1/2 और ये 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4। आपने एक मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट। अच्छा, ये मैट्रिक्स मैंने बहुत छोटा सा लिया था, ये मैट्रिक्स बहुत बड़ा भी हो सकता है ना, वो 3/3 का भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है ना, ज़्यादा मुश्किल काम थोड़ी होगा। हाँ जी, सबको क्लियर है कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा पेन चला लीजिएगा। एक मैट्रिक्स है 2 - 2 4 -1 3 4 1 - 2 MCQ बनेगा -3। इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट। जल्दी करिए।
क्या सभी का आंसर यही आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। मीरा बेचरे गलत हो गया आपसे कुछ थोड़ा सा। देखिए ये 5, हाँ बाई 2 नहीं किया है। नीरा बेटा इसको निकालेंगे ना अपन, ये पार्ट जो निकालेंगे, ये वाला जो पार्ट निकलेगा, ये पार्ट निकलेगा A प्लस ए ट्रांसपोज। शायद ये A प्लस ए ट्रांसपोज आया ना इतना। कैसे? नीरा से पूछ रहा हूं मैं। नीरा आपने ये जो पार्ट निकाला है, दिस इज द A प्लस ए ट्रांसपोज, आई थिंक्स, है ना? इसका हाफ भी करना बेटा, है ना? हाफ। और ये पार्ट आएगा हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपका ये जो आएगा इसका हाफ और कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3/2 और 5/2। ये हो जाएगा -3/2, 3 और 1। ये हो जाएगा 5/2, 1 और -3। ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2, 3/2, 1/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। वैष्णव यही आया गया। वैष्णवी अच्छा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बच रहा था सॉल्व करने से। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आएगा। बेटा इसका A ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा 2 -2 और 4, -1, 3 और 4, और ये आएगा 1 -2 और -3, इतना आएगा। इसका दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैष्णवी आ रहा होगा, मैं समझता हूँ 4 -3 और 5। यह आ रहा होगा -3, यह आ रहा होगा आपके पास 6, और यह आ रहा होगा 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 5, यह आएगा 2, और ये आएगा आपका -6। क्या वैष्णवी आ रहा है A प्लस ए ट्रांसपोज? ठीक है, इसका हाफ कर लीजिए, तो बेटा क्या आ जाएगा हाफ करने पर? ये 2 -3/2, 5/2, -3/2, 3 और 1, 5/2, 1 और -3, ये आएगा सब। ठीक है, 2 2 या 4 हो रहा होगा, दिखता है। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा? इसको माइनस कर दो, 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा बेटा, ये 0 आएगा, और ये जो है 6 आएगा, ये -3 आएगा, ये -6 आएगा, और ये 0 आएगा। रिया इतना आ रहा है क्या? रिया बेटा इतना आ गया? ठीक, इसका हाफ भी करना होगा। हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज द 0, -1/2, 3/2, 1/2, 0, 3, -1, -2 एंड 0। इट्स अ क्लियर? ये आपके पास ये पार्ट आ जाएगा, ये आपका स्क्यू पार्ट आ जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये मैट्रिक्स है 3 -1, -2,
-2 और 1, -4, -5 और 2, इसको आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ द साइमेट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक फॉर्मेट। करिए। हाँ जी, अदर स्टूडेंट का यही है कि कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। नीरा बेटा, अब मैं आपको एक एडवांस क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लेवल का, आशा करूँगा कि आप उसे सॉल्व कर लोगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है थोड़ा सा। इफ एक मैट्रिक्स है ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इफ ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आई, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड थीटा एक्चुअली। करिए कंप्लीट। हाँ वैष्णवी, ये एक वन आंसर है, फाइंड द जनरल वैल्यूज। हाँ, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन 11th क्लास की ट्रिकोमेट्री भी जाना पड़ेगा। ट्रिकोमेट्री इक्वेशंस पढ़ी थी, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा की जनरल वैल्यू क्या थी? भूल गए? नहीं। हाँ तरुण, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा थीटा। नीरा, नीरा क्या वैल्यू थी बेटा, याद है क्या? हाँ थीटा 60 आएगा। दिस इज द कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वैष्णव याद आ गया? दैट्स राइट। आपने यहां पर देखा होगा कि इसमें एक ट्रांसपोज करें तो आपके पास जो आएगा वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 2 कॉस थीटा 0 0 2 कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आई मीन्स 1 0 0 1। सो आप लिख सकते हो दिस इक्वल टू 1, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसको जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 मीन्स कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री, है ना? तो थीटा बराबर कितना आएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये आंसर आएगा। हाँ नीरा, क्लियर है ना बेटा? ठीक। अब एक क्वेश्चन एडवांस और दे रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करिए कि उस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, आप एनसीईआरटी क्वेश्चनों को आराम सॉल्व कर सकते हो। मैं नहीं समझता हूँ प्रॉब्लम आएगी, आपको आएगी तो मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ए एंड बी आर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इफ A and B are symmetric matrix,
ठीक है। प्रूव ए बी प्लस बी ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप एक बार गलत करके देखिए, मैं सही सॉल्व करूंगा अभी। आप ट्राई करिए वन टाइम। आप क्या करेंगे, ये काम आपको एल्जेब्रिकली करना है। आपको ऐसा नहीं है कि ए कोई मैट्रिक्स मानेंगे बी कोई मैट्रिक्स मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इस काम को एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे ये सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा कोशिश करिए एक बार मिनट। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो एप्लीकेबल होंगी बस थोड़ी सी। बट आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना, और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये बात तो गिवन है ना, मैं लिखा है कि सिमेट्रिक है ए और बी दोनों। इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी है। अब आपको ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक होगा, तो मान के चलता हूं ये पी मैट्रिक्स है, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रूव करना पड़ेगा कि पी ट्रांसपोज जो है पी के इक्वल है। भाई सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि पी जो है पी के इक्वल है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो पी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी ए होल ट्रांसपोज। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अलग अलग ट्रांसपोज लगा सकते हो। हाँ जी, इतना क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, P ट्रांसपोज बराबर कितना आएगा, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये ध्यान रखने वाली बात है, मैंने बताया था आपको कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये बदल जाते हैं थोड़ा सा इनका ऑर्डर। अब आपको बी ट्रांसपोज बी दे रखा है और ये आपको ए दे रखा है, ये आपको ए दे रखा है और ये आपको बी दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब आप इसको कॉम्पिटिटिव होता है, इसको ए बी को पहले लिख लें, बी ए को बाद में लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P ट्रांसपोज इतना आ गया, ये आपके पास P है, तो P ट्रांसपोज बराबर P आ गया। हेंस P इज अ सिमेट्रिक। हाँ जी, कहानी समझ में आ गई। आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। होमवर्क पे आपके पास रहेगा कि आप एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर 3 को पूरा कर सकते हो आप। इस पे यही ऑपरेशन है, ठीक है, ट्रांसपोज तक ये है। इसके आगे जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म में, ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके कोर्स में नहीं है और चैप्टर 3 में इतना ही है। तो इसको बहुत ईमानदारी से रिसर्च कर लीजिए, दिमाग में कोई चीज़ रह नहीं जाए। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। और एक बार आपके पास कोई रिफ्रेशर बुक हो तो उसको भी बहुत आराम से देख लीजिएगा कि आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर पुटअप करिएगा, ठीक है ना। चलिए सब आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।